चलिए, ऑर्डर 39, इट्स अ बेस लाइन। जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि बेस समझ में आया, हमेशा समझ में आ जाएगा कि क्या है। अब इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि इंजंक्शन का मतलब क्या है। ऐसा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो आप दान में लेके आते हो, ठीक है। वेरी सिंपल भाषा में कहूं तो दान में लेके आते हो। तो देखो, जस्टिस के लिए ही जाते हैं कोर्ट के अंदर। क्यों जाते हो? बेसिकली किस रीजन से जाते हो ना। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी भी इंजंक्शन को लेकर कोर्ट से गुहार लगाते हो, कहते हो कि सर हमें ये कर दो, हमें वो दे दो। जब आपके कोई राइट्स वायलेट होते हैं, क्या होते हैं वायलेट का मतलब क्या है, आपको किस चीज का नुकसान पहुंचता है, आपको किस चीज से तकलीफ होती है, कि जो कि ना पैसे में कंपनसेट की जा सकती है, ना डैमेजेस में ये किया जा सकता है। तो ये नेचुरल प्रिंसिपल है। लॉ क्या बोलता है, इसीलिए ने तो हम लोग ने इंजंक्शन बनाया कि जैसे आपको रिलीफ मिल जाए, दूसरों को जस्टिस मिल जाए, और उसके बेस पे हमारा जो कानून है वो न्याय कर सके। ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या जरूरत थी इंजंक्शन बनाने के लिए? कोर्ट एकदम से पूरा फैसला क्यों नहीं सुनाती? उसका प्राइमरी पर्पस ये है कि इंटरम रिलीफ होगा तो क्या होगा, जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं, जो इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी जो हम जानकारी में लेके आए हैं, तो उसके जो लीगल राइट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, क्लेम करते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा घर है, ये तेरा घर, ये मेरा घर। तो उसी चीज को लेकर झगड़े करने के लिए आप कोर्ट में जाते हो। तो कौन जा सकता है? तो यहाँ सिर्फ वादी नहीं, प्रतिवादी भी जा सकता है इंजंक्शन ऑर्डर लेने के लिए। यानी कि खाली वादी को ही यहाँ पे प्लेटर नहीं मिलता। प्लेटर का मतलब ये होता है, जब आप होटल में जाते हो तो प्लेटर मंगवाते हो ना, सारी चीजें एक साथ। तो ये सिर्फ वादी के लिए नहीं है, ये प्रतिवादी के लिए भी है। तो लॉ जो आपने एसआरए में पढ़ा हुआ है इंजंक्शन को लेकर, मैंने आपको बताया कि दो टाइप ऑफ इंजंक्शन होता है, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब क्या होता है, आपको टेम्पररी इंजंक्शन दिया, ठीक है, जब तक केस पूरी तरह से डिसाइड नहीं होता, सूट डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता, फर्दर कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं करता, तब तक ले। हम बोलते हैं ना तथास्तु, हिंदूज में रहता है तथास्तु, ठीक है। तो ये टेम्पररी इंजंक्शन क्या हुआ, तथास्तु ऑर्डर, कि ये ले। फिर परपेचुअल में, मानव बोल तेरी इच्छा क्या है। अगर आपने वो मूवी देखी रहेगी, ओल्ड मूवी, जिसमें वो बोलता है, वो कोई ये मूर्ति लेके घूमती है लेडी, बोलते हैं मानव बोल तेरी इच्छा क्या है। तो मेरी इच्छा है कि मुझे परमानेंट इंजंक्शन दिया जाए। तो ये जो मेरिट होता है, जहां पर ट्रायल का पूरा कंक्लूजन निकल के आ जाए, ट्रायल पूरा चल के हम कोर्ट को बोले कि सर हमको इंजंक्शन दे दो ना, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो ना। आपने क्या सेक्शन 38 से लेके 42 एसआरए नहीं पढ़ा है कि आप परमानेंट दे सकते हो, हमको दे दो ना। तो उसको परमानेंट भी कहा जाता है और परपेचुअल भी कहा जाता है। ये आप लोगों के बैरिक्स में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ मेरे पास रहिए आप, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। मेन का इट्स नॉट देयर इन योर बैरिक, ओके। यस मैम। सेक्शन नंबर 94 सीपीसी क्या बोलता है, कि सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। हमने सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में पहले भी जानकारी निकाली कि क्या होता है, कि जस्टिस जो हो ना, वो खत्म नहीं होना चाहिए, जस्टिस जिंदा रखना चाहिए, जिसको लेकर सेक्शन 94 सीपीसी में ये बोला गया है। फिर 94 सी क्या बोलता है, कि अगर कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करती है, आप उस चीज का डिसोबे करते हो, गिल्टी हो, तो आपको सिविल प्रिजन भेजा जाएगा, या तो आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाएगा। ये बोलता है 94 सी। 94 ई क्या बोलता है, कि अगर कोर्ट को लगता है कि ठीक है, कन्वीनियंट है, तो भी ठीक है। 95 ये बोलता है कि सफिशिएंट ग्राउंड होना चाहिए, कोई तो मुद्दा होना चाहिए जिस चीज को लेकर आपको कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर सके। कुछ तो कोर्ट के पास होना चाहिए ना, ऐसे कैसे आपको देगी? आप कोई ऐसा बड़ा मुद्दा ले आओ, दे देंगे। ऑर्डर 39 क्या बोलता है, टेम्पररी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट इन फॉलोइंग केसेस। कौन से केसेस में इंजंक्शन दे सकती है? जब आप कोर्ट को ये दिखा दो कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर डेंजर है, डैमेज हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। या तो प्रतिवादी थ्रेटन कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है कि हम तुझे प्रॉपर्टी से निकालकर बाहर का रास्ता कर दिया जाएगा, जो रूल 1 बी में आप देखोगे। रूल 1 सी क्या बोलता है, अगर आप कोर्ट को दिखा दे कि इस चीज से मेरा काफी ऐसा नुकसान हो सकता है, और आपको इंजरी हो सकती है, बहुत बड़ा नुकसान। उसके बाद में
जो प्रतिवादी है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। दूसरा, कोर्ट को ओपिनियन है। देखो मैंने 151 बोला था कि कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स होते हैं। इनहेरेंट पावर्स का मतलब है कि कोर्ट कहीं ना कहीं अपनी सूझबूझ से, समझ से चीजों को सुलटा सकता है। ठीक है, आप देखेंगे 94C में, ये टेम्पररी इंजंक्शन जो है ये कोर्ट की मर्जी है, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट की मर्जी है, देना चाहे तो दे देगी, नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे सकती है। तो इसमें क्या होना चाहिए ना, इसको ट्रिपल टेस्ट कहा जाता है। ये तीन चीजें जो मैंने आपको शुरुआती दौर से बताई है, प्राइमा फेसी, इरेपरेबल, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, ये तीनों फैक्टर्स होने बहुत जरूरी है, तभी ही आपको इंजंक्शन ग्रांट करती है कोर्ट। इसमें तीन पिलर्स होते हैं, यानी कि तीन खंबे, है ना, जैसे एक बिल्डिंग होती है तो उसके ऊपर खंबा होता है, उसके ऊपर बिल्डिंग लटकती है। तो यहाँ पर तीन चीजें जो है वो आवश्यक है। तो वो कौन सी चीजें हैं? ये कोर्ट की ड्यूटी है कि प्लेंटिफ के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। कोर्ट को अगर लगता है रिफ्यूज करना है, कोर्ट मना भी कर सकती है, ग्रांट भी कर सकती है। और इनकम रिलीफ उस समय दिया जाता है जब आप कोर्ट को अपनी ऐसी मजबूरी दिखाए कि जो हो सकता है कि अगर आप, कोर्ट ने आपको नहीं दिया तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। हमारा एक केस था जिसमें हमारी करोड़ों की एक प्रॉपर्टी थी, हमने सब किया, कोर्ट को ये दिखाया, प्रतिवादी होकर हम प्रतिवादी थे, वादी ने क्या किया था, पर्पसली ये सारी चीजें करी थी जैसे हमको इंजंक्शन ना मिले। तो प्रतिवादी ने ये दिखाया कि सर अगर मैंने करोड़ों का माल नहीं बेचा तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, फिर भी जज ने नहीं दिया हमको। तो ये डिस्क्रिशन है। मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस सेठ हीरालाल, एआईआर 1962 का केस है, जिसमें ये कहा गया है कि इंजंक्शन ग्रांट करने को कोर्ट को इनहेरेंट पावर है। 151 सेक्शन 151 सीपीसी ये कहता है, इनबिल्ट जिसको कहते हैं। रूल 1 ऑर्डर नंबर 9, ये नो डाउट कि ऐसे सरकमस्टेंसेस होते हैं जहां पर कोर्ट इंटरम ग्रांट कर सकता है। यहाँ कहीं भी नहीं दिया गया है कि टेम्पररी इंजंक्शन कोर्ट ना चाहे तो ना दे। तो क्या होता है जब केस इज नॉट कवर्ड, अगर आपका केस कवर नहीं हो रहा है ऑर्डर 39 में, तो कहीं ना कहीं कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है, लेकिन अपना इनहेरेंट पावर 151 का यूज करके। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट केस है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक, एआईआर 1983 का केस है, जिसमें ऑर्डर 39 को लेकर कोर्ट ने कहा कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर आंखों से देखना है आपको। नेक्स्ट केस है मेघना पब्लिशिंग कंपनी वर्सेस शिल्पा शेट्टी का केस है। अपील में गई थी, ऑर्डर इज मेंटेनेबल, जहां पर आप इंट्रोडक्टरी ऑर्डर होता है, इंटरम ऑर्डर होता है, उसको लेकर आप अपील में जा सकते हैं। ये टेम्पररी है, टेम्पररी को चैलेंज करने को ऐसा थोड़ी है कि ऑर्डर आप कोर्ट ने कर दिया तो आप अपील नहीं कर सकते, उस ऑर्डर के खिलाफ, उस टेम्पररी ऑर्डर के खिलाफ भी आप अपील में जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वर्सेस कोल्डेज पाल्मोलिटिव लिमिटेड, 1998 का केस है, जिसमें ऑर्डर हुआ था ग्रांटिंग या रिफ्यूजिंग एन इंजंक्शन इज अ केस डिसाइडेड, यानी कि 115। अब रिविजनल ऑर्डर्स जो होते हैं ना, जब आप नाखुश हो तो आप रिवाइज करके चाहोगे ना ऑर्डर, रिवीजन में जाओगे कि हमें ये ऑर्डर मंजूर नहीं, आप इसको रिवाइज करो, चेंज करो, हमें नहीं पसंद आया ये ऑर्डर, जिसको हम रिवीजन कहते हैं, जिसको आप पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 115 सीपीसी के अंदर। सीआरपीसी में भी पढ़ के आए हो आप रिवीजन के बारे में, याद होगा 397। टेंशन मत लो, मैं बता देती हूँ। ठीक है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड मैंने बता दिया। स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, इसमें रिट पिटीशन को लेकर है। ऐसे कई केसेस होते हैं जो ऑर्डर 39 कंफ्यूज करता है, अपील में जाए, रिवीजन में जाए, रिट में जाए, ये तीन चीजें होती है जो बहुत कंफ्यूज करती है एक लॉयर को कि भैया जाए तो जाए कहाँ, रिवीजन में जाए, अपील में जाए कि रिट में जाए। डिपेंड करता है, जितना पैसे का केस होगा ना उतना गेम चलेगा। ठीक है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि इंटरम इंजंक्शन ग्रांट हो सकता है रेस्ट्रिक्शन
क्या किया जाता है? रेस्ट्रेन का मतलब क्या है कि प्रतिवादी को पूरी तरह से रुका दिया जाता है, रेस्ट्रेन किया जाता है कि नहीं, अब इसके बाद तू कुछ नहीं करेगा, ना ही तू कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी को ब्रीच कर सकता है, किसी से ठगी नहीं करेगा, ना ही तू इंजरी करेगा किसी भी तरीके की वादी को। ये बोलता है रूल नंबर 2। फॉर्म ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन को हम पढ़ते हैं फॉर्म नंबर 8 और शेड्यूल नंबर एफ में पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके सारे रूल्स होते हैं जो आपको ये फॉर्म्स में मिल जाएंगे। आप पीछे देखोगे ना, लास्ट में फॉर्म नंबर 8 मिल जाएगा आपको। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि रूल नंबर 1 हमने देखा, रूल नंबर 2 देखा कि अगर आपने ऑर्डर 39 को कॉम्प्लाई नहीं किया तो क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा अगर आप उस चीज को लेकर गिल्टी है। दूसरी बात, या तो आपको जेल भेजा जाएगा, 3 महीने का टाइम रहता है, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, उससे ज्यादा की जेल नहीं होगी। लिमिट ऑफ अटैचमेंट क्या है, अटैचमेंट की कितनी लिमिटेशन है, नॉट मोर देन 1 मंथ, 1 महीने से ज्यादा नहीं। अगर आप डिसओबीडे करते हो तो आपकी प्रॉपर्टी को बेच देंगे। ये बोलता है रूल नंबर 2। पहले बोलते हो आप गिल्टी हो, गिल्टी हो तो जेल जाओ, कितने महीने के लिए जाओगे, 3 महीने के लिए जाओगे। उससे क्या होगा, अटैचमेंट होगी, कितने टाइम की होगी, 1 साल से ज्यादा की नहीं होगी। अगर आपने फिर भी नहीं माना, आपकी प्रॉपर्टी को ही हम बेच देंगे। ये बोलता है रूल नंबर 2A। ठीक है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये बोलता है कि अगर कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि आप नोटिस दे दें ऑपोजिट पार्टी को बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन टू द प्लेंटिफ। अब वादी होता है ना, बहुत चालाकी खेलता है। क्या करता है, कोर्ट से कहता है सर इंजंक्शन दे दो ना, सर अगर आपने इंजंक्शन नहीं दिया तो मेरे को तो बीक का कटोरा भी किसी और से लेना पड़ेगा। इस तरीके से आर्ग्यूमेंट करेगा जो लॉयर रहेगा, ट्राई ऐसे करेगा। तो कोर्ट क्या करती है कि कोर्ट क्या बोलती है कि सामने वाले को नोटिस देते हैं, उसका भी जवाब सुन लेते हैं, हमने तुम्हारी तो सुन ली, अगर आपके केस में मजबूती होगी तो दे दिया जाएगा, लेके जाइएगा। प्रोविजो क्या बोलता है कि जो ग्रांट किया जाता है इंजंक्शन बिना ऑपोजिट पार्टी को नोटिस दिए, नोटिस का मतलब है सम्मन भेजे, बिना उनको इत्तला किए, ऑपोजिट पार्टी को बिना इत्तला किए, तो कोर्ट इस चीज को लेकर रीजंस रिकॉर्ड करेगी कि क्यों हमने ऑपोजिट पार्टी को नहीं बुलाया, क्योंकि वादी ने हमें ये दर्शाया कि उसे इरिपेरेबल लॉस हो सकता है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस उसके फेवर में है। जो 3 चीजें हमने ऊपर पढ़ी वो दिखा दिया तो कोर्ट को देना पड़ेगा। तो इसको लेकर क्या किया जाएगा, ऑपोजिट पार्टी को रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू इमीडिएटली जैसे ऑर्डर होता है कॉपी भेजी जाएगी कि आपके खिलाफ ऑर्डर हो चुका है, आप आइए अब कोर्ट में, आपको जो जवाब, यानी कोर्ट अगर चाहे तो बिना नोटिस दिए भी देती है, लेकिन ऑर्डर करने के बाद उसे कंपल्सरी नोटिस देना पड़ता है प्रतिवादी से कि हमने तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर कर दिया है। ठीक है, जब तक के लिए फिर उस चीज को एफिडेविट की कॉपी के थ्रू सपोर्ट किया जाता है जो एप्लीकेशन लगाई गई है, प्लेंट भेजा जाता है, डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं, सारी चीजें ये प्रतिवादी को भेजी जाएगी कि देखिए उसके बाद में जो फाइल किया है उस दिन पर इंजंक्शन अगर ग्रांट होता है या इमीडिएटली उसके दूसरे दिन पे एफिडेविट लिया जाता है कि हमने कॉपीज को डिलीवर कर दिया प्रतिवादी को। ये बोलता है पी क्लॉज। ठीक है, रूल नंबर 3A कहता है कोर्ट को क्या करना है, जो भी एप्लीकेशन है कोर्ट के सामने, इंजंक्शन इंजंक्शन इंजंक्शन, उन्हें 30 दिन के भीतर ये सारी डिसीजन देनी है। ऑन विच एक्स पार्टी इंजंक्शन वॉज ग्रांटेड, एक्स पार्टी, क्यों एक्स पार्टी कहा जा रहा है, क्योंकि प्रतिवादी को इस बात का नोटिस ही नहीं था, उसको इस बात की जानकारी ही नहीं थी, उसको इस बात का नॉलेज ही नहीं था, उसको इस बात का पता ही नहीं था। ठीक है, अगर पता नहीं था तो कैसे होगा, तो जहां पर कोर्ट को डिफिकल्ट लगता है डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो फिर भी कोर्ट रीजंस रिकॉर्ड करेगी कि 30 दिन में मुझे ऐसा ऐसा काम था जिस वजह से मैं डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाया, 35 दिन में कर दूंगा। वो 35 दिन की जानकारी रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि कोर्ट ये क्यों नहीं कर पा रहा है। इसको लेकर एक केस है, ए वेंकटा सुब्बा नायडू वर्सेस एस चिल्लपन।
अभी ये 2000 का केस है जहां पर एक्स पार्टी रिलीफ ग्रांट की गई थी कोर्ट ने, और एप्लीकेशन को 30 दिन तक डिसाइड नहीं किया था। तो इस चीज को लेकर जो वादी है वो अपील में चले गया था, वो अपील में चले गया था, क्योंकि एप्लीकेशन एक्स पार्टी डिसाइड होने के बाद भी जो एप्लीकेशन है जिसे मंजूर करना था, टेम्पररी इंजंक्शन देना था, वो नहीं दिया, तो चले गया कोर्ट में। क्या करेगा? अपील में जाएगा। रास्ता क्या है उसके पास? अपील में जाने का। रूल नंबर 4 ये बोलता है कि इट प्रोवाइड्स फॉर वेकेशन ऑफ ऑलरेडी ग्रांटेड। अभी देखो छुट्टियां लग जाती है, आपको पता है हमारे यहाँ पे मई की छुट्टियां लगती है, तो बहुत सारे वकील क्या करते हैं ना, चालाकी करते हैं, मई से पहले अप्रैल 28 29 को स्टे लगवा देते हैं, मई का पूरा महीना मजा करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जब इंजंक्शन को सैटिस्फाइड करना होता है तो कहीं ना कहीं कोर्ट को सारी चीजें देखनी पड़ती है कि चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस क्या है, अनड्यू क्या हुआ, हार्डशिप क्या हुई, उसको क्यों ये करना पड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को लेकर सैटिस्फाइड करती है। रूल नंबर 5 ये कहता है कि जो इंजंक्शन कॉर्पोरेशन इज बाइंडिंग ऑन नॉट ओनली ऑन कॉर्पोरेशन, अभी इंजंक्शन दिया तो कॉर्पोरेशन जो है महानगर पालिका, ये किसी के बाप की थोड़ी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका कुछ भी चलेगा, तुम अपने से मस्ती करो, हम तुम्हारी बात सुन के लेंगे क्या? अगर इंजंक्शन ग्रांट हुआ है ना, तो उनको भी उन ऑर्डर का कहीं ना कहीं निर्वारण करना पड़ेगा, उन ऑर्डर को ओबे करना पड़ेगा, इज्जत करनी पड़ेगी। तुम कॉर्पोरेशन हो तो क्या हुआ, ये बोलता है रूल नंबर 5। अब आते हैं इंट्रोलक्टरी ऑर्डर्स। इंटरम का बाप, इंटरम का पिताजी, इंट्रोलक्टरी ऑर्डर, जिसे आप रूल नंबर 6 से लेके 10 तक पढ़ोगे। देखो, रूल नंबर 6 क्या बोलता है, कोर्ट को पावर है जो पेरिशेबल प्रॉपर्टी होती है, कद्दू को बेचने का कोर्ट को पावर है। क्या करेगा कोर्ट? कद्दू बेचा नहीं, पैसा आया नहीं, तो नुकसान तो दोनों का होगा ना। तो वो क्या कर सकता है? ऑर्डर कर सकता है डिटेंशन का, कि ठीक है जेल में भेज दो। वो प्रॉपर्टी को इंस्पेक्शन होगा, जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा। देखो, प्रॉपर्टी को तो कुछ किया जा सकता है, लेकिन जहां पर पेरिशेबल प्रॉपर्टी है, जहां पर पेरिशेबल प्रॉपर्टी यानी कि उसका नुकसान कौन भरेगा ना, तो कोर्ट को क्या है? सेल आउट करने का, बेच दो ना, खत्म करो ना उस प्रॉपर्टी से जहां से पैसा मिलेगा, इससे अच्छा नुकसान क्यों होने देने का। ये बोलता है रूल नंबर 6। 7 बोलता है जो भी पर्पस है इज एंटर अपॉन एनी लैंड। अभी देखो, लैंड की बारी आती है ना, तो एक्सपेरिमेंट्स किया जा सकता है। लैंड को अपन स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे तो नहीं है कि अगर हमने नहीं बेचा तो वहां से मिट्टी गिर जाएगी, वहां से पत्थरे गिर जाएंगे, वहां से मतलब जो हमने ईंटें भरी है वो निकल के गिर जाएगी। ऐसे तो नहीं होने वाला है ना? बिल्डिंग तो बिल्डिंग है ना। तो उसके उसके हिसाब से कहा गया है कि उसको रख के बाद में ऑब्जर्व करने के बाद एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जब बेचने को आएगा तब बेच भी देंगे। रूल नंबर 8 ये कहता है कि जब ऐसा कोई ऑर्डर होता है, कोर्ट को नोटिस दिया जाता है ऑपोजिट पार्टी को, ठीक है, और ये बात कोर्ट को अपीयर होती है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑर्डर का डिले हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा, तो कोर्ट उन चीजों को भी रोक सकती है। ऑर्डर क्यों करती है कोर्ट? कि दोनों पार्टी को फायदा हो ना, तो इसलिए क्या करती है? ऑपोजिट पार्टी को नोटिस देती है। एक्सेप्ट, छोड़ के, अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं देना चाहिए, डिले होगा या अननेसेसरी वादी को नुकसान हो जाएगा, तो कोर्ट नहीं भी दे सकती है। रूल नंबर 9 कहता है when the suit is land is liable to a payment of revenue। अब रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट की बात कहूं, मैंने कहा है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं छोड़ती। किसी ने मुझे मैसेज करके ये पूछा था कि मैम आपके यूट्यूब चैनल पे हमने रेवेन्यू सुना है, रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू ये वो चीज होती है जो गवर्नमेंट होती है वो अपना पैसा नहीं छोड़ती है। कैसा पैसा? देखो, कोई भी प्रॉपर्टी लेने के पहले आपको गवर्नमेंट को पैसा भरना पड़ता है। आपके हर स्टेट में गवर्नमेंट क्या करती है? अपना रेवेन्यू लेती है, आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर होता है। आपको अगर अपने नाम पे कोई भी डॉक्यूमेंट करना है तो कहीं ना कहीं उसका पैसा तो लेगी ना। यानी आपको नाम दिया जा रहा है कि आज से तू घर की मालकिन है, तो उसका पैसा कौन भरेगा? तुम भरोगे। किसे भरोगे? गवर्नमेंट को भरोगे। गवर्नमेंट क्या लेगी आपसे? पैसा लेगी। वो पैसा क्या है? रेवेन्यू। अगर आप निग्लेक्ट करते हो तो समझो जो भी इंटरेस्ट होता है वो रेवेन्यू के ऊपर कोर्ट निकाल के डिक्री कर देती है, और जो डिफॉल्टर होता है उसके अगेंस्ट चला जाता है। अगर आपने गवर्नमेंट की रेवेन्यू नहीं भरी है तो ठीक है, जा बाढ़ में जा, हम उस प्रॉपर्टी की डिक्री करेंगे, हम तुझे रास्ता दिखा देते हैं, तू निकल यहां से बाहर। रूल नंबर 10 ये कहता है जब कोई पार्टी एडमिट करे
या होल्ड करे मनी एज अ ट्रस्टी फॉर अनदर पार्टी। हमने ऑर्डर, एक ऑर्डर है जो मैंने आपको बताया है, ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्टी क्या होता है, याद करो याद करो। तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है उसे कह के कि तुम डिपॉजिट करो अमाउंट कोर्ट में, क्योंकि देखो ट्रस्टी तो क्या है, वो खाली देखभाल करता है प्रॉपर्टी की। इंटर वाले में। हाँ राइट, एग्जैक्टली, करेक्ट। आप लोगों को ऑर्डर नंबर 39 समझ में आया या नहीं? यस मैम। जी मैम। फरा जी आपको यस मैम। कुछ डिफिकल्टी है बच्चा? नो मैम। पक्का आगे चलें फिर? यस मैम। मैम मेरा ना सीआरपीसी को लेके क्वेश्चन है, उसमें कंफ्यूज हूँ मैं थोड़ी सी। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। मैम 82 83 सेक्शन है ना, हाँ जी, तो मैम वो सिर्फ एक्यूज पर अप्लाई होता है या जैसे विटनेसेस होते हैं या अदर पर्सन पर भी? देखो 82 सीआरपीसी क्या बोलता है? हाँ 82 में जो है ना पर्सन वर्ड यूज किया गया है, तो वो फिर सब पे अप्लाई होगा ना या नहीं? देखो, एक्चुअली देखो ना, बहुत कंफ्यूजन होती है जब 82 आता है ना आप लोगों को। तो यस एक मैम। जैसे एब्सकॉन्डिंग प्रोक्लेमेशन की बात आ गई, कि जैसे मैंने जी। हमेशा यहाँ पे विजय माल्या का एग्जाम्पल लिया है, कि जो यस भगोड़ा है, तो उसको उसके ऊपर क्या होता है, प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर निकलता है। कोर्ट क्या करती है, मैम। उसमें आप जो बोल रहे हो ना कि विटनेस के अगेंस्ट भी होगा क्या ये बात, तो यस यहाँ मैम। पर आप क्या बोलते हो, विटनेस के अगेंस्ट हो सकता है प्रोक्लेमेशन ऑर्डर? क्या वो उसका श्योरिटी है? मेरा माइंड ये कह रहा है कि इसमें व्यक्ति वर्ड यूज किया गया है, हाँ, तो तो इसका मतलब विटनेस भी आ गया। यस मैम। हाँ, क्योंकि आप बराबर है, आप उसमें ये मत सोचो यू आर रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं आपको कहूंगी यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके 82 मैम, 83 इसी में बिल्कुल कंफ्यूज। नहीं होता, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी जब आती है ना, तो समझ ही नहीं यस। आता है, क्योंकि देखो प्रोक्लेमेशन हो गया, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना है, फिर यहाँ पे लोगों की बात की जाती है, पर्सन में जी कौन मैम। कौन आ गया, कौन सा पर्सन हम बोले, ये वो पर्सन बोले जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, जिसका विटनेस है उसको भी पकड़ेंगे हम लोग। तो इन ऑल पर्सन मीन्स ऑल पर्सन हो जाता है। यहाँ पर कहीं पर भी लॉ क्लियर नहीं करता है कि ये सिर्फ प्रोक्लेमेटर, प्रोक्लेमेशन यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात कर रहा है क्या, बिल्कुल कहीं नहीं लिखा। यस मैम, और ना ही कहीं एक्यूज वर्ड यूज किया गया, इस ना तरह ही से कहीं मैम केस अक्यूज वर्ड किया। क्लियर हो। यस यस, ट्रू ट्रू ट्रू, और एकदम राइट। आई एम वेरी हैप्पी, आप एकदम सही जा रही हो। ओके मैम, थैंक मेरा यू। इसमें 80, बहुत कंफ्यूज था मैम। विकी 82 83 का हमें हमारे पास रिकॉर्डिंग है, जब मैंने पहले सिखाया था आपको, क्योंकि उसमें मैंने ब्रीफ अपने सिखाया है। मैम देखना पड़ेगा। ठीक है।